हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसआर एकेडमी हिंदी। तो इग्नू पीजीडीटी का जो फर्स्ट सब्जेक्ट है एमटीटी 051 अनुवाद सिद्धांत और परंपरा, उसका असाइनमेंट 4 जुलाई 2024 सेशन। तो उसका मैं सॉल्व असाइनमेंट का वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, जहां मैंने खुद से असाइनमेंट सारे लिखे हैं हैंड रिटन, और उसको मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, उसको मैं आपको यहाँ प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, जिससे कि आप तो या तो उसको कॉपी करें या फिर उसके आधार पे खुद भी आप अपना असाइनमेंट बना सकते हैं। तो जैसा कि हमारा पीजीडीटी का अदर कोर्स भी चल रहा है, तो उस कोर्स के बीच में मैं इसका वीडियो लेके आया हूँ, ताकि जो भी जुलाई 2024 सेशन में अपियर हो रहे हैं उनके लिए ये बेनिफिशियल हो। आप इसको देख के अपना असाइनमेंट बना सकते हैं और तय तिथि से पहले आप जाके अपने स्टडी सेंटर में इसको जमा करा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो असाइनमेंट शुरू करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे असाइनमेंट में कितने मार्क्स आए थे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो मेरा MTT 051 में 85, 052 में 90, MTT 053 में 80, MTT 054 में 86 और MTT 055 में 84 मार्क्स आए थे। तो अगर आप भी इसी तरह असाइनमेंट लिखेंगे तो आपके भी अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। तो ये दिखाने का मेरा मतलब सिर्फ यही था, ठीक है। आप देख लीजिए मेरे असाइनमेंट के नंबर, ठीक है। तो अब चलिए असाइनमेंट में हम लोग आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपका असाइनमेंट का फर्स्ट पेज होगा, ठीक है, यहाँ पे। तो सबसे पहले फर्स्ट पेज यही होगा आपका। तो यहाँ पे आप अपना एनरोलमेंट नंबर लिखेंगे, फिर आप अपना नाम लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे, उसके बाद प्रोग्राम टाइटल लिखेंगे। तो प्रोग्राम टाइटल आपका क्या होगा? पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन। कोर्स टाइटल क्या हो जाएगा? जो आपका अनुवाद सिद्धांत और परंपरा, ये आप लिख लीजिएगा, अनुवाद सिद्धांत और परंपरा। कोर्स कोड क्या हो जाएगा आपका? MTT 051। आपका जो भी रीजनल सेंटर का कोड होगा वो आप देख लीजिएगा। स्टडी सेंटर का एड्रेस और कोड दोनों यहाँ लिख दीजिएगा। फिर आप फोन नंबर और ईमेल आईडी अपना मेंशन कर दीजिए, डेट ऑफ सबमिशन यहाँ पे और अपना सिग्नेचर, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट पेज हो गया। जब भी आप असाइनमेंट बनाएंगे किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी कोर्स का, तो ये आपका फर्स्ट पेज हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग पीजीडीटी के MTT 051 का असाइनमेंट हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे डिटेल मेंशन करने के बाद, आपने डेट और सिग्नेचर डालने के बाद, सेकंड पृष्ठ पे आपका जो इग्नू का जो आईडी कार्ड आपको मिलेगा, उस आईडी कार्ड का प्रिंट करा के या फिर उसका पीडीएफ जो आपको होगा वहां से डाउनलोड करेंगे आप, वो पीडीएफ आपको लगा देना है प्रिंट करके सेकंड पेज पे, ठीक है। तो दो पेज आपका ये हो गया। थर्ड पेज पे जो आपका MTT 051 का जो आप असाइनमेंट डाउनलोड करेंगे, तो जो MTT 051 का क्वेश्चन पेपर है उसे आप थर्ड पेज पे लगाएंगे, ठीक है। तो ये आपका MTT 051 का क्वेश्चन पेपर है, इसको मैंने थर्ड पेज पे लगा दिया है, ठीक है। इसके बाद आप कोई भी A4 साइज शीट या जो भी प्रैक्टिकल का कागज होता है उसमें लाइन और विदाउट लाइन आप कोई भी पेपर यूज कर सकते हैं, और उस पे आप इसके आंसर लिखना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने A4 साइज का पेपर लिया है, असाइनमेंट के जितने भी प्रश्न है उसका मैंने यहाँ पे उत्तर लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न क्या था? अनुवाद के महत्व और प्रासंगिकता पर प्रकाश डालिए। तो इसका उत्तर मैंने कैसे शुरू किया है, आप देखिए, आप या तो स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट डाउन कर सकते हैं या फिर मेरे साथ साथ आप पॉज करके भी अ, लिखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका कंप्लीट होते रहेगा असाइनमेंट, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो अनुवाद के महत्व और प्रासंगिकता पर प्रकाश डालिए आपका पहला प्रश्न था। तो इसको मैंने कैसे शुरू किया है? अनुवाद मात्र एक साहित्यिक कार्य नहीं है, अपितु उसकी पहचान जीवन के हर क्षेत्र में सक्रिय साधन के रूप में उभरी है। प्रशासन, चिकित्सा, कला, संस्कृति, विज्ञान, प्रतिरक्षा, विधि, प्रौद्योगिकी, तकनीकी अनुसंधान, व्यवसाय, पत्रकारिता होगा यहाँ पे, जनसंचार आदि विभिन्न क्षेत्रों में अनुवाद के बिना कार्य करना कठिन होगा, ठीक है। पैराग्राफ चेंज करके क्या लिखा? अनुवाद वह सशक्त माध्यम है जिसके द्वारा भारत जैसे राष्ट्र की एक सूत्रता को सही दिशा मिलती है। अनुवाद की सुविधा के अभाव में हम अपने विशाल बहुभाषी राष्ट्र में ही
अपरिचित जैसे रह जाते। अनुवाद संपूर्ण राष्ट्र को एकता के बंधन में बांधने में सहायक रहा है। तो दूसरा पैराग्राफ हमारा कंप्लीट हो गया। तीसरे पे चलते हैं। भारतीय संस्कृति की सामासिक चेतना को अनुवाद के अनगिनत प्रयासों ने सौष्ठव प्रदान किया है। अनुवाद से भारत की बहुआयामी सांस्कृतिक परंपराओं और उपलब्धियों पर विचरण करने वाली विभिन्न धार्मिक वैचारिक संप्रदायों, आचार दर्शनों और सांस्कृतिक सरणियों का संगम हुआ है। समूचे देश की भौगोलिक सीमा में बिखरी सांस्कृतिक विरासतों और जीवन मूल्यों की सामासिक छवि को अनुवाद प्रक्रिया ने ही सही दिशा दी है। नेक्स्ट पैराग्राफ में, सभी भारतीय भाषाओं के साहित्य का अध्ययन और अनुसंधान अनुवाद के बिना संभव नहीं। अनुवाद ने ही भारतीय साहित्य के समेकित अध्ययन और अध्यापन को व्यापकता दी है तथा सुगम बनाया है। भारतीय साहित्य को उसकी विविधता और समग्रता में जानने और आंकने का सारा मौजूदा व्यापार अनुवाद पर ही अवलंबित है। अनुवाद ने भारतीय साहित्य के अध्येताओं को एक दूसरे के निकट लाने का सम्यक प्रयास किया है। अगले पैराग्राफ में, यह अनुवाद का ही चमत्कार है कि अंतर्राष्ट्रीय साहित्य का अध्ययन और अध्यापन भारतीय भाषाओं में संभव हुआ है। अनुवाद के कारण ही हम टॉलस्टॉय के उपन्यासों और शेक्सपियर के नाटकों से परिचित हुए हैं। अनुवाद ने न केवल पाठकीय रुचि को अंतर्राष्ट्रीय आस्वाद प्रदान किया है, बल्कि अध्ययन और अनुसंधान को भी नई दिशाएं दी है। ठीक है, उसके बाद मैंने ये डायग्राम बना दिया है, वैसे ही आप भी बना लेंगे। किस चीज का डायग्राम है ये? वर्तमान समय में अनुवाद के प्रासंगिक क्षेत्र तो क्या क्या है? देश विदेश के साहित्य का अध्ययन अध्यापन, व्यवसाय हो गया, पर्यटन, प्रशासनिक क्षेत्र, सूचना प्रौद्योगिकी, जनसंचार माध्यम, शिक्षा के क्षेत्र में, तुलनात्मक साहित्य के अध्ययन में। तो इस तरह का एक डायग्राम बना देंगे। देखिए, असाइनमेंट तो सब कोई करता है, लेकिन असाइनमेंट करने का हमारा एम क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा नंबर हम लोग इस पे ला सके। ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने का क्या है मतलब, इसमें तो आपका एग्जाम नहीं हो रहा है, इसमें तो आपको खुली छूट है कि कहीं से भी आप उत्तर लिख के ले आइए। तो अगर इसमें भी आप 80 प्लस मार्क्स नहीं लाते हैं तो क्या ही फायदा फिर, है ना? तो इसलिए हम लोग अच्छे से उसका असाइनमेंट करेंगे। तो ये पहले सब्जेक्ट का हम लोग असाइनमेंट कर रहे हैं। तो इस तरह से आप एक डायग्राम बना लीजिएगा, या फिर इस तरह से, या फिर आप ऐसे करके भी फ्लो चार्ट में भी आप डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे इस उत्तर में क्या है? व्यवसाय एवं रोजगार के क्षेत्र में अनुवाद का महत्व बहुत ही व्यापक है। जहां यह अंतर्भाषीय क्षेत्र में व्यापार की दृष्टि से अपेक्षित होता है, वहीं उद्योग के क्षेत्र में तकनीकी और औद्योगिक जानकारी को प्राप्त करने और उसके उपयोग की दृष्टि से अपेक्षित होता है। वहीं पर्यटन उद्योग में अनुवाद के लिखित और मौखिक दोनों रूपों की आवश्यकता एवं उपयोगिता रहती है। देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए परिवहन सुविधाओं में और होटल तथा यात्री निवास आदि पर तो अनुवादकों की आवश्यकता होती ही है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा है? वर्तमान में भारत जैसे देशों में प्रशासनिक स्तर पर द्विभाषिकता की स्थिति चल रही है। द्विभाषिकता के कारण नए बनने वाले नियम कानून तथा आदेश, परिपत्र, संधि, करार, रिपोर्ट आदि द्विभाषिक प्रस्तुत किए जाते हैं। सरकारी कार्यालयों के अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों, निगमों, कंपनियों, बैंकों आदि को भी अपने प्रशासनिक कार्यों में सरकारी भाषा नीति का पालन करना आवश्यक है। अतः वहां भी अनुवाद की प्रक्रिया निरंतर चलती है। अगले पैराग्राफ में, सूचना क्रांति के इस युग में जनसंचार के पारंपरिक माध्यमों के साथ साथ नए माध्यमों, सोशल मीडिया, इंटरनेट, फेसबुक, ब्लॉग, ट्विटर आदि की प्रसिद्धि के साथ साथ जनसंचार में अनुवाद की उपयोगिता और प्रासंगिक हुई है। सूचना प्रौद्योगिकी के आगमन एवं मशीनी अनुवाद की शुरुआत ने अनुवाद को गति प्रदान की है, जहां बहुत सरलता से सूचना प्रधान साहित्य का अनुवाद संभव है। नेक्स्ट पैराग्राफ में, भाषा शिक्षण में भी अनुवाद विशेष महत्व रखता है। जो भाषा छात्र को सीखनी है, उसे छात्र की अपनी मातृभाषा के साथ तुलनात्मक रूप में रखते हुए दोनों भाषाओं के बीच अनुवाद कराया जाता है। इस प्रकार जीवन की हर दशा में अनुवाद की प्रासंगिकता प्रमाणित हो चुकी है। आने वाले दिनों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर अनुवाद का महत्व उत्तरोत्तर विस्तृत होगा। अनुवाद आज की आवश्यकता है और भविष्य की अपरिहार्य के रूप में अनुवाद की संभावनाएं असीम है। ठीक है, तो ये आपका पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पे। तो दूसरा प्रश्न क्या है? अनुवाद की सीमाओं व समस्याओं का वर्णन कीजिए। तो इसको हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे, देख लेते हैं। अनुवाद एक श्रम साध्य कला है।
इस कला की पूर्णता में अनेक बाधाएं आती है। इन्हीं बाधाओं को सीमा कहा जाता है। वस्तुतः सीमा यानी लिमिटेशन से तात्पर्य अनुवाद की प्रक्रिया में आने वाली चुनौतियों से है। इन्हीं चुनौतियों की वजह से अनअनुवाद्यता की स्थिति उत्पन्न होती है। अनअनुवाद्यता की स्थिति में मूल की स्थिति या प्रभाव इतना होता है कि उसके समतुल्य हमें कुछ मिल ही नहीं पाता। अनुवाद विषय पर आधारित होता है। विषय के अनुरूप ही अनुवाद के समक्ष सीमाएं एवं चुनौतियां आती हैं। अधिकतर अनुवाद विचारकों ने अनअनुवाद्यता को विषय वस्तु की विधा यथा भाषिक स्तर, साहित्यिक स्तर, सांस्कृतिक सामाजिक स्तर, भाषा की प्रकृति स्तर तथा पाठ प्रकृति के स्तर पर देखा है। प्रत्येक भाषा की अपनी कुछ निजी विशेषताएं होती है। अनेक बार ऐसा देखा गया है कि स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा की प्राकृतिक विशेषताएं अनुवाद हेतु सीमा बनकर उपस्थित हो जाती है, क्योंकि दोनों के बीच विशेष प्रकार की भिन्नता स्वाभाविक रूप से होती है। उदाहरण के लिए अंग्रेजी भाषा के वाक्यों में प्रायः कर्ता, क्रिया और कर्म का क्रम होता है, जबकि हिंदी में कर्ता या कर्म और क्रिया का क्रम रहता है। जैसे राम किल्ड रावणा, मतलब राम ने रावण को मारा। इसमें क्या है, इंग्लिश वाले में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट है, और हिंदी वाले में क्या है, कर्ता, कर्म और क्रिया। ठीक है। अतः स्पष्ट है कि भाषा की प्रकृति से उत्पन्न व्याकरणिक कोशगत रूपों का पूर्णतया सटीक अनुवाद संभव नहीं, किंतु मूल भाव का अंतरण संभव है। अगले पैराग्राफ में चलते हैं। प्रत्येक भाषा और उसके भाषिक समाज की अपनी पृथक पहचान है। सामाजिक सांस्कृतिक शब्द प्रायः सरल होते हैं, किंतु सीमाएं तब विकराल रूप में आती है जब स्रोत भाषा की सांस्कृतिक विशिष्टताएं लक्ष्य भाषा की संस्कृति में विद्यमान ही नहीं होती। उदाहरण के लिए भारतीय समाज में व्याख्यायित धर्म मात्र रिलीजन और दीपक मात्र अर्थ एंड लैंप से अनुदित नहीं हो सकता। ऐसी ही कठिनाई प्रायः लोकोक्तियों एवं मुहावरों के अनुवाद में भी आती है। मुहावरे जहां एक और भाषा की संरचना शक्ति का प्राण है, वहीं लोकोक्तियां उस भाषा की संस्कृति की पहचान है। लोकोक्ति मुहावरे के अनुवाद की सीमाएं तब आरंभ होती है जब शब्दानुवाद से मूल अर्थ को बाधा पहुंचती है अथवा दूसरी भाषा में समानाभिव्यक्ति नहीं मिल पाती है। यथा गंगा नहाना, श्री गणेश करना आदि जिनके समानार्थक मिलना संभव नहीं होता, अतः इनका शब्दानुवाद या भावानुवाद नहीं किया जा सकता। अगले पैराग्राफ में प्रत्येक क्षेत्र, राज्य, देश और भौगोलिक द्वीप की अपनी विशिष्ट संस्कृति, भाषा, रीति रिवाज तथा प्रचलन होते हैं। इन सभी व्यवहारों को प्रयुक्त करने की अपनी रीति नीति और भाषिक प्रयुक्तियां होती है। जब ये प्रयुक्तियां अपनी सीमा से अतिक्रमित होकर अन्यत्र प्रयोग में आती है, तो अपने मूल अर्थ की अपेक्षा भिन्न अर्थ की अभिव्यंजना भी करती पाई गई है। इसलिए अनुवाद प्रक्रिया में अनुवादक को क्षेत्रीयता और स्थानीय परक अभिव्यक्तियों की सीमाओं से भी दो चार होना पड़ता है। उदाहरण के लिए अमेरिका में गैस का अर्थ पेट्रोल है, जबकि भारत में गैस किसी भी तरल के गैसीय रूप को कहा जाता है। अगले पैराग्राफ में चलते हैं। पाठ की प्रकृति के स्तर पर देखें तो विषय वस्तु और कथागत विधाओं की अनेकता तथा विधा क्षेत्र विशेष की सामग्री विधान की विशिष्टताओं के कारण अनुवादक को अर्थांतरण में अनेक सीमाओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। साहित्यिक पाठ का अनुवाद करते समय साहित्यिक सामग्री की विषय वस्तु एवं शैली दोनों का अनुवाद करना अपेक्षित होता है। साहित्य में समाज, संस्कृति एवं ज्ञान के विविध रूप आते हैं, अतः भाषिक, शास्त्रीय या सामाजिक भिन्नता मिलने पर अनुवादक अनअनुवाद्यता के स्तर पर पहुंच जाता है। काव्यानुवाद सबसे कठिन, श्रम साध्य एवं लगभग असंभव सा दिखने वाला कार्य है। काव्यानुवाद में न केवल मूल भाव एवं दृष्टि की रक्षा करनी होती है, वरन अभिव्यक्ति शैली को भी बनाए रखना आवश्यक होता है। कवि के मूल भाव तक को पर्याय चयन के माध्यम से पहुंचा जा सकता है, किंतु उसी मूल भाव को उसी आकर्षण के साथ एवं प्रभावशील रूप में प्रकट कर पाना कठिन है। यथा बिहारी कवि का यह दोहा, कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सौ बात। तो एग्जाम्पल दे दिया। उसके आगे लिखते हैं, साहित्येतर सामग्री का अनुवाद साहित्यिक अथवा सृजनात्मक साहित्य से अपेक्षाकृत भिन्न होता है। साहित्येतर सामग्री के अंतर्गत कार्यालय, विधि, वाणिज्य, विज्ञान, जनसंचार आदि आते हैं। सृजनात्मक साहित्य के अंतर्गत अनुवाद मूल शब्द के स्थान पर अपनी भाषा में उपलब्ध पर्यायों में से किसी भी उपयुक्त शब्द के चयन में पूर्ण स्वतंत्र होता है, किंतु साहित्येतर अनुवाद में ऐसा संभव नहीं है। साहित्येतर सामग्री की मानक शब्दावली तो मिलती है, किंतु अनेक ऐसे शब्द हैं जिनके कई पर्याय दिए गए होते हैं।
ऐसे में अनुवादक अपनी सुविधा अनुसार एक ही मूल शब्द के लिए भिन्न भिन्न पर्यायों का प्रयोग करता है। यथा बृहद पारिभाषिक शब्द संग्रह में एग्रेशन और अटैक के लिए एक ही हिंदी रूप आक्रमण मिलता है। निष्कर्षतः जब भी अनअनुवाद्यता की समस्या आती है तो आवश्यकता है ऐसे अनुवादकों की जो न केवल स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा में निष्णात हो, अपितु विषय ज्ञान क्षेत्र एवं सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से भी भली भांति सुपरिचित हो। तो ऐसा ऐसा लिख के हम लोग ये सेकंड क्वेश्चन, दूसरे प्रश्न का उत्तर खत्म करते हैं। अब आते हैं तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न क्या है? अनुवाद कर्म के दौरान भाषिक एवं सांस्कृतिक स्तर की चुनौतियों का सोदाहरण चर्चा कीजिए। ठीक है, तो इसका उत्तर कैसे स्टार्ट करेंगे? अनुवाद की चुनौतियों से तात्पर्य अनुवाद के दौरान अनुवादक के सामने आने वाली समस्याओं से है। प्रत्येक पाठ की प्रकृति, उसकी भाषा, पाठ की संस्कृति, कथ्य और शैली सभी के प्रति संवेदनशील होकर ही बेहतर अनुवाद संभव है। अनुवाद करते समय अनुवादक के समक्ष अनेक चुनौतियां होती हैं, जिनका सामना करते हुए उन्हें मूल भाषा और लक्ष्य भाषा दोनों के प्रति न्याय करना होता है और पाठ की मूल आत्मा को बचाना होता है। अगले पैराग्राफ में विषय वस्तु के स्तर पर अनुवादक के समक्ष प्रायः दो प्रकार की समस्याएं होती है। एक, लक्ष्य भाषा में उचित पर्याय न मिल पाने से अनुवाद संभव नहीं हो पाता है। दो, यदि पर्याय मिल भी जाए तो अनुवाद में एक रूपीकरण की समस्या पैदा हो जाती है, जिससे ऐसा अनुवाद सामने आ पाता है जो भाषा का मानक रूप है, जबकि अस्मिता केंद्रित साहित्य की विशेषता उसकी अन्य मुख्य धारा के साहित्य से विषमता है। ऐसे में अनुवादिका या अनुवादक अनअनुवाद्यता की विकट समस्या से जूझते रहते हैं। उदाहरण के लिए कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा और मित्रों मरजानी शुद्ध पंजाबी का पुट लिए हिंदी रचना है, जिसके अनुवाद में अनुवादक को कई शब्दों और अभिव्यक्तियों में अनअनुवाद्यता की समस्या से जूझना पड़ता है। उसी प्रकार रेणु के मैला आंचल में चार आना लबड़ी ताड़ी रोकसाला मोटर गाड़ी आता है, तब शब्दों के साथ आवश्यक यह भी है कि रचना की मूल वस्तु को समझा जाए। ऐसे अनुवाद में भाषा की संरचनावादी अवधारणा से काम नहीं चलता। अगले पैराग्राफ में 1990 के आसपास अनुवाद में आए सांस्कृतिक मोड़ ने अनुवाद के प्रति पूरी दृष्टि ही बदल कर रख दी। अब अनुवाद केवल भाषाई गतिविधि न रहकर एक सांस्कृतिक गतिविधि हो गया, जिसमें अनुवाद की केंद्रीय इकाई भाषा से बदलकर संस्कृति हो गई। परिणाम स्वरूप एक रेखीय समझे जाने वाले अनुवाद अध्ययन में भी महत्वपूर्ण बदलाव देखे गए। क्योंकि अनुवाद की मूल इकाई संस्कृति हो गई, इसलिए अनुवाद करते समय आने वाली कठिनाइयों या दुविधाओं को भी केवल भाषागत दृष्टि से देखा जाना अपर्याप्त लगने लगा। अगले पैराग्राफ में कोई भी साहित्यिक रचना अपने परिवेश में रची गुथी होती है। रचनाएं हमें अपने समय, परिवेश, चिंतन पद्धति से अनजाने ही अवगत करवाती चलती हैं। हम उनके माध्यम से उस समय और समाज को समझ रहे होते हैं। उन रचनाओं को जब हम उस समय और समाज के ढांचे से बाहर रखकर अनुवाद करते हैं तो कई किस्म की समस्याएं आती है। जैसे कुछ ऐसे शब्दों से परिचय होता है जो उस समय चलन में थे, किंतु अब या तो उनका स्वरूप और अर्थ बदल गया है या फिर वो प्रयोग से बाहर हो गए हैं। अगले पैराग्राफ में अनुवादक या अनुवादिका के सामने आ रहे ऐसे शब्द जिनकी अवधारणा स्रोत भाषा में तो है लेकिन लक्ष्य भाषा में नहीं, सामाजिक सांस्कृतिक स्तर की अनअनुवाद्यता में समस्या उत्पन्न करते हैं। जैसे विभिन्न अनुदित पाठों में हमने अनुवादकों के मूल शब्द के निकटतम पर्याय के प्रयोग के माध्यम से हल निकालते देखा है, जो अनुदित पाठ के पाठक तक पाठ को संप्रेषित करने के लिए उचित भी है। अनुवाद कर्म में अनुवाद की समस्या केवल भाषिक या सांस्कृतिक नहीं है, अपितु वह अनुवादक की अपनी वैचारिकी, अपनी सैद्धांतिकी की समस्या भी है। चाहे वह ज्ञानपरक साहित्य हो, कार्यालयी साहित्य हो, विधि साहित्य हो, वैज्ञानिक साहित्य हो या फिर समाज शास्त्रीय साहित्य हो, इन सबकी अभिव्यक्ति की अपनी एक खास प्रयुक्ति होती है। अतः स्रोत भाषा की वाक्य संरचना, शब्द चयन, लोकोक्ति, मुहावरे, परिवेश, रूप रचना आदि के स्तर पर अनुवादक को तालमेल बैठाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यदि केवल कथ्य का अनुवाद करना है तो उसे विधा का बंधन तोड़कर भी किया जा सकता है, लेकिन यदि विधागत अनुवाद जैसे कविता में हाइकू, सोनेट आदि करना है तो अनुवादक को चुनौती लेनी ही होगी। निष्कर्षतः अनुवादक को अनुवाद प्रक्रिया के दौरान भाषिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अभिव्यक्ति तथा शैली के स्तर पर कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अनुवाद का उनका अपना अर्जित अनुभव तथा अनुवादक की अपनी वैचारिकता दोनों बेहद कारगर सिद्ध होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका उत्तर भी समाप्त हुआ। अब आते हैं चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न क्या है? अस्मिताओं के अनुवाद से आप क्या समझते हैं, वर्णन कीजिए।
तो इसको कैसे शुरू करते हैं, इसका उत्तर देखिए। अस्मिता से तात्पर्य मनुष्य अथवा समूह की उस विशेष पहचान से है जो उसे दूसरों से अलग बनाती है। अस्मिता आधारित साहित्य के अंतर्गत मुख्य रूप से दलित अस्मिता, आदिवासी अस्मिता तथा स्त्री अस्मिता के साथ साथ उपनिवेशित समाजों की चर्चा की जा सकती है। अस्मितावादी साहित्य के संदर्भ में अनुवादक से अपेक्षा और अधिक बढ़ जाती है। इसके अनुवाद के समय उन ब्यौरों की बारीकी और संवेदनशीलता के साथ न्याय करने जो अस्मिता विशेष के जीवन और कष्टों को दर्शाता है के लिए केवल दो भाषाओं और दो संस्कृतियों का ज्ञान ही काफी नहीं होगा, अपितु अनुवादक से यह भी अपेक्षा की जाएगी कि अनुवाद करते समय वे अनुवाद की तकनीकी शुष्कता की जगह पाठ के मर्म और उसके साथ अनुवाद के दौरान किए जाने वाले व्यवहार की अधिक चिंता करें। अगले पैराग्राफ में चलते हैं। स्पिवाक के अनुसार किसी अस्मितावादी साहित्य की अनुवाद प्रक्रिया के दौरान तभी पाठ के साथ न्याय हो सकता है जब पाठ का अध्ययन अनुवाद की दृष्टि से न करते हुए पाठक और उससे भी अधिक कहें तो समान मनोभूमि पर उतरे हुए पाठक की तरह उसकी पीड़ा तथा दंश को आत्मसात करते हुए अनुवाद के माध्यम से उसके साथ न्याय किया जा सकता है। उसके बाद ये फ्लो चार्ट बना दीजिएगा अस्मिताओं का अनुवाद। इसके अंदर हम लोग क्या क्या देखते हैं, जेंडर साहित्य का अनुवाद, दलित साहित्य का अनुवाद, आदिवासी साहित्य का अनुवाद। तो अब इसमें पहला हेडिंग डालिएगा जेंडर साहित्य का अनुवाद। उसके अंदर लिखिए 1970-80 का दशक सांस्कृतिक अध्ययन के साथ जेंडर अध्ययन एवं अनुवाद अध्ययन के विकास का साक्षी बना। केवल अनुवाद ही नहीं अपितु लगभग सभी विषयों में भाषा और उसमें भी जेंडर पर बात होने लगी। स्पष्ट है कि 19वीं सदी में हाशिए की जिन समस्याओं को लेकर स्त्रीवाद की शुरुआत हुई वही उस उत्तर आधुनिक समय में जेंडर से जुड़ी समस्याओं की वकालत करने लगता है। यानी समय के विकास के साथ चिंतन की सुई घूमकर स्त्रियों के अतिरिक्त अन्य सभी जेंडर यानी लिंगों की बात करती है जो तथाकथित अल्पसंख्यक है और जिनकी चिंता इस विकासगामी समाज में की जानी चाहिए। 1970 और 1980 के दशक में क्यूबेक में जिस फ्रांसीसी भाषा स्त्रीवादी प्रयोगात्मक लेखन की शुरुआत हुई उसने एक साथ कई नए मुद्दे को जन्म दिया। इसमें यह देखा गया कि स्त्री लेखन किस प्रकार एक साहित्यिक मध्यस्थता करता है। इस पूरे प्रयोग ने साहित्यिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में स्त्रीवादी अनुवादकों का ध्यान आकर्षित किया। अब अगला हेडिंग दीजिएगा दलित साहित्य का अनुवाद। इसके अंदर लिखिए दलित साहित्य जीवन के यथार्थ से गहरे रूप से जुड़ा साहित्य है और इसका मूल उत्स रचनाकार की आत्मानुभूति अर्थात स्वानुभूति है। दलित साहित्य के अनुवाद में अनुवादक को विशिष्ट रणनीति का इस्तेमाल करना पड़ता है। दलित साहित्य के अनुवाद में यह समझा जाना अति आवश्यक है कि साहित्य के अनुवाद में केवल दो भाषाओं और संस्कृतियों के ज्ञान के साथ साथ संवेदनशीलता और उसे लक्ष्य समाज तक बेहतर रूप से पहुंचाने की चिंता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। अगला हेडिंग देखिए आदिवासी साहित्य का अनुवाद। आदिवासी साहित्य की भाषा अपने शब्द प्रयोग, अपने अनुभव तथा अपनी शैली है। ऐसे अनुवाद को करते समय अनुवादक से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अनुवाद करते समय समाज विशेष की परिस्थितियों को न केवल समझे अपितु उनके यहाँ किसी विचार या अवधारणा को लेकर क्या समझ है तथा वह किस तरह हमारे तथाकथित मुख्य धारा की चिंतन पद्धति से अलग है और यह जानने का प्रयास करें कि ऐसा क्यों है। आदिवासी साहित्य को जो कि अधिकांशतः लोक कथावादी के स्वरूप में ही उपलब्ध है उन्हें रिकॉर्ड करके उनका लिखित दस्तावेजीकरण करके तथा फिर उनका अनुवाद करके ही विचार किया जा सकता है। जैसा कि लॉरी चैम्बरलेन लिखती हैं कि भाषा केवल सत्य का दर्पण भर नहीं है अपितु वह आगे बढ़कर सत्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है। इसी संदर्भ में यह समझना होगा कि विभिन्न अस्मितावादी साहित्यों का अनुवाद केवल अनुवाद कर देना भर नहीं है अपितु सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राष्ट्रीय विकास में उनकी भूमिका को इंगित करना भी है। तो इस तरह से आपका चौथा प्रश्न भी समाप्त हुआ। अब आते हैं पांचवा प्रश्न क्या है, पुनर्सृजन के रूप में अनुवाद की अवधारणा और आयामों पर प्रकाश डालिए। तो इसका देखिए उत्तर कैसे शुरू करेंगे। पहले पैराग्राफ में पुनर्सृजन से तात्पर्य है सामान्य अनुवाद से परे सृजनात्मक शैली में किया गया अनुवाद। यह अनुवाद का ही एक प्रकार है किंतु अनुवाद की पश्चिम केंद्रित अनुवाद पद्धति जिसमें अनुवाद कर्म शब्दानुवाद अथवा भावानुवाद के बीच ही झूलता रहता है से परे ऐसा अनुवाद जिसमें अनुवादक के पास मूल रचना की लक्ष्य भाषा में अथवा उसी भाषा में पुनः सृजन की स्वतंत्रता होती है। अगले पैराग्राफ में भारतीय कालजयी साहित्य में पुनर्सृजन के कई उदाहरण हैं। विभिन्न भारतीय भाषाओं में मिलने वाली राम कथाएं तथा कृष्ण काव्य
इसका अन्यतम उदाहरण है रामचरितमानस, कृतिवास रामायण, कंब रामायण, आनंद रामायण आदि। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां इनके रचनाकारों ने अपने समाज एवं संस्कृति की भावात्मक आवश्यकताओं तथा भाषा के विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इनका पुनर्सृजन किया। अगले पैराग्राफ में, सर्जनात्मक साहित्य में कथ्य के साथ साथ उसकी भाषा, शैली व शिल्प का भी उतना ही महत्व होता है। सर्जनात्मक साहित्य का कार्य सूचना प्रदान करना नहीं होता, अपितु उसका काम अपने आसपास हो रहे विभिन्न परिवर्तनों को रेखांकित करने के साथ साथ पाठक के साहित्यिक आस्वाद की पूर्ति करना भी होता है। विभिन्न सूक्ष्म भावों को उचित शिल्प व भाषा में पिरोने का चुनौतीपूर्ण कार्य साहित्यकार का दायित्व है। इसी क्रम में इन सूक्ष्म संवेदनाओं को एक अलग पाठक वर्ग तक पहुंचाने का कार्य अनुवाद का दायित्व है। ऐसे में अनुवादक को पाठ का केवल पाठक नहीं होना, अपितु उसे इस तरह आत्मसात करना है कि अनुवादक लेखक के समान न केवल उस पाठ का अनुभव करे, अपितु लक्ष्य भाषा समाज के लिए उस पाठ का पुनः सृजन करे। अब अगले पैराग्राफ में, अनुवाद में इस तरह की छूट अथवा मूल के प्रति किसी तरह का कोई हट न होने के कारण भारत में रूपांतरण, पुनः सृजन, अनुसृजन आदि के रूप में भरपूर काम हुआ, जिसने न केवल भारतीय साहित्य को आम जन तक पहुंचाया बल्कि भारतीय भाषाओं के विकास में भी अहम भूमिका निभाई। इस दृष्टि से देखा जा सकता है कि सर्जनात्मक साहित्य में मूलनिष्ठ अनुवाद के स्थान पर यदि अनुवादक को रचना को आत्मसात करते हुए उसे पुनः सृजन की छूट हो, तो वह रचना न केवल बेहतर अनुवाद होती है, अपितु लक्ष्य भाषा के पाठक वर्ग के मानस को अधिक गहराई से छूती है और साथ ही मूल रचनाकार के रूप में अनुवादक की निर्माण प्रक्रिया में भी बेहद सहायक होती है। इसका एक अन्यतम उदाहरण है उमर खयाम की रुबाइयों का अनुवाद। यदि अनुवाद के सीमित मानदंडों में कसकर देखा जाए तो उमर खयाम की रुबाइयों का अंग्रेजी में किया गया अनुवाद मूलतः अनुवाद न होकर पुनः सृजन ही है। स्पष्ट है कि अनुवाद में ली गई यह छूट कविता के अनुवाद में पुनः सृजन की ओर संकेत करती है, जिसे फिट्जजेराल्ड उचित मानते हैं और लिखते हैं, but at all cost a thing must live with a transfusion of one's own verse. Life is one cannot retain the originals. Better a live sparrow than a stuffed eagle. उनका मानना है कि कविता अपने अनुवाद के बाद भी कपड़े के बाज की तुलना में जिंदा चिड़िया सी फुदकती और जीवंत दिखे। इसी आधार पर विभिन्न हिंदी कवियों मैथिली शरण गुप्त, हरिवंश राय बच्चन, श्रीधर पाठक आदि ने भी कई पुनः सृजन किए। स्पष्ट है कि सभ्यताओं के निर्माण में साहित्य की बड़ी भूमिका है और विभिन्न भाषाओं, समाजों और संवेदनाओं तक पहुंचने में अनुवाद की आवश्यकता है। ऐसे में अनुवाद को लेकर अनुवाद चिंतकों की चिंता बेमानी नहीं है। साहित्य अनुवाद को लगभग असंभव मानकर भी अनुवाद कार्य होते रहे और अनुवादकों ने इस कार्य को अबाध रूप से करने के लिए अनुवाद की विभिन्न रणनीतियों की भी खोज की। पुनः सृजन इन्हीं रणनीतियों में से एक है। ऐसा लिखते हुए हम लोग इसका उत्तर समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, छठा प्रश्न क्या है आपका, देखिए, अनुवाद की पाश्चात्य परंपरा के बारे में आप क्या जानते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर हम लोग ऐसे शुरू करेंगे, औपचारिक अनुवाद की परंपरा पश्चिम में वास्तव में बाइबिल के अनुवादों से शुरू हुई। मिस्र में ऐसे यहूदियों की संख्या बहुतायत में थी जो ग्रीक भाषा बोलते थे और हिब्रू नहीं जानते थे। ऐसे लोगों की सुविधा के लिए ईसा पूर्व दूसरी तीसरी शताब्दी में ओल्ड टेस्टामेंट के अनुवाद किए गए। इनमें सेप्तुआगिंत नामक अनुवाद सबसे अधिक प्रसिद्ध हुआ। पैराग्राफ चेंज, पुनर्जागरण युग को अनुवाद का स्वर्ण काल कहा जाता है। अभी तक अनुवाद मुख्यतः धार्मिक ग्रंथों तक ही सीमित था। इस काल में अनुवादकों का ध्यान जन रुचि के विषयों की ओर आकृष्ट हुआ और इसी क्रम में अनेक प्राचीन कृतियों के मुख्यतः ग्रीक से अनुवाद किए गए। इस काल का सबसे महत्वपूर्ण नाम मार्टिन लूथर है, जिन्होंने सन 1522 में न्यू टेस्टामेंट का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। पैराग्राफ चेंज, इंग्लैंड में अनुवाद की परंपरा 9वीं शताब्दी से शुरू हुई, जो 16वीं शताब्दी तक आते आते काफी मजबूत हो चुकी थी। अंग्रेजी के प्रसिद्ध आलोचक जॉर्ज सेंट्सबरी कहते हैं कि 15वीं शताब्दी में मौलिक लेखन की अपेक्षा अनुवाद ही अधिक हुए। रोमन साम्राज्य के विघटन के समय ही पश्चिमी यूरोप में लैटिन लोक भाषा बन गई। बेदे ने इक्लेजिस्टिकल हिस्ट्री की रचना लैटिन में ही की थी। महान शिक्षाविद सम्राट अल्फ्रेड ने
इसका अनुवाद एंग्लो सैक्सन भाषा में किया। बायोथियस द्वारा रचित कंसोलेशंस ऑफ फिलोसफी का अनुवाद भी उन्होंने ही किया था। पाश्चात्य इतिहास में ये दोनों अनुवाद आज भी अनुवाद परंपरा में मील के पत्थर गिने जाते हैं। पैराग्राफ चेंज। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अतुकांत पद्य में केरी द्वारा किया गया दांते का महाकाव्य डिवाइन कॉमेडी का अनुवाद और कोलरिज द्वारा शिलर की रचना वॉलेस्टाइन का अनुवाद महत्वपूर्ण मील के पत्थर रहे। इस शताब्दी में हुए अनुवादों में फिट्जजेराल्ड के उल्लेख के बिना अनुवाद की पाश्चात्य परंपरा अधूरी है। उन्होंने वैसे तो कई कृतियों का अनुवाद किया, पर उमर खय्याम की रुबाइयों के अनुवाद ने उन्हें सबसे अधिक प्रसिद्धि दी। पैराग्राफ चेंज। 20वीं शताब्दी में अनुवाद को एक उपेक्षित विधा न मानकर इसको एक स्वतंत्र साहित्यिक विधा के रूप में स्वीकार किया गया। 20वीं शताब्दी में न केवल संख्या की दृष्टि से बल्कि विषय और क्षेत्र की दृष्टि से भी अनुवाद का चमत्कारिक रूप से बहुत ही व्यापक क्षेत्र विकसित हुआ। पश्चिम में अनुवादों को जो गरिमा प्राप्त हुई उसका ही एक प्रमाण मैक्स मुलर द्वारा संपादित और अनेक भाषाविदों द्वारा अनुदित 50 खंडों का द सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट है। भारतीय साहित्य की महत्वपूर्ण रचनाएं रविंद्रनाथ कृत गीतांजलि, यूनेस्को द्वारा प्रकाशित गोदान, रूसी भाषा में प्रेमचंद और तुलसी का विपुल साहित्य, चीनी और जापानी में भी अनुदित हुआ। बाद के वर्षों में मशीन द्वारा अनुवाद की संभावना पर विचार विमर्श शुरू हुआ और इस दिशा में बहुत तेजी से अनुसंधान प्रारंभ हुआ। पैराग्राफ चेंज। अमेरिकी अनुवाद परंपरा के संदर्भ में देखें तो अमेरिकी साहित्यिक परिदृश्य में अनुवाद की भूमिका और महत्व दोनों की कमी दिखती है। अनुवाद को पढ़ाने के लिए प्रायः वैसी ही कृतियां चुनी जाती थी जो बहुत समय से चर्चित रही हों या अपनी संस्कृति की महत्वपूर्ण पुस्तकें हों। एंद्रे लेफेवेयर ने यह दिखाया कि अनुवाद पुनर्लेखन का एक प्रकार है और अनुवाद करते समय ऐसी प्रक्रियाएं अपनाई जाती है कि अनुदित पाठ विचारधारा विशेष के अनुरूप ढल सके। इस तरह वे अनुवाद में काव्यादर्शों और राजनीतिक चेतनाओं के अध्ययन का महत्व स्थापित करते हैं। लॉरेंस वेनुटी यह दिखाते हैं कि कैसे अमेरिका और बाकी पाश्चात्य परंपरा में अनुवाद की भाषा को ऐसा बनाया जाता है जिससे वह अनुवाद मूल कृति जैसा लगे और अनुवादक पूरे अनुवाद में अदृश्य रहे। पैराग्राफ चेंज। सन 1970 के दशक के बाद सरकारी अनुदानों ने कनाडा में अनुवाद की गति बढ़ा दी। अंग्रेजी भाषी लोगों ने फ्रांसीसी भाषा के साहित्य का अनुवाद फ्रांसीसी अल्पसंख्यक लोगों को जानने के लिए किया। इससे अलग कनाडाई फ्रांसीसी लोगों ने अनुवाद यह जानने के लिए किया कि अंग्रेजी भाषी लोगों के बीच उनकी छवि कैसी है। अस्मिता की राजनीति के कारण केबेक में अंग्रेजी के पुराने महान ग्रंथों के नए प्रकार के फ्रांसीसी अनुवाद सामने आए, जिसने वहां की नाट्य परंपरा को नए आयाम दिए। स्त्रीवादी अनुवादों ने पाद टिप्पणियों, आमुखों, नए शब्दों के गठन और भाषा परिवर्तनों के माध्यम से भाषा एवं समाज में स्त्रियों की उपस्थिति को स्पष्ट रूप से दिखाने का प्रयास किया। इस क्षेत्र में काम करने वाली दो प्रमुख विदुषियों सुजान द लोथबिनेयर हार्वुड और शेरी सिमोन का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। तो ऐसा करके हम लोग छठे क्वेश्चन को खत्म करेंगे। अब आते हैं सातवें प्रश्न पे। सातवां प्रश्न आपका क्या है? अनुवाद के आधुनिक भारतीय सिद्धांतों की चर्चा कीजिए। तो इसको कैसे शुरू करेंगे? भारत में अनुवाद वर्तमान अर्थ में या समकालीन पाश्चात्य अर्थ के अनुरूप नहीं समझा गया। उस रूप में इसकी कोई व्यवस्थित परंपरा भी नहीं मिलती। यहाँ अनुवाद भाष्य, टीका आदि के रूप में मौजूद है। विद्वानों ने अनुवादक शब्द तो नहीं पर उसका समानार्थी शब्द कौटिल्य के अर्थशास्त्र में खोजा है। इसका अर्थ यह है कि उस समय भी किसी न किसी रूप में अनुवाद कार्य होता था। रामायण और महाभारत जैसी कालजयी रचनाएं भारतीय साहित्य ही नहीं विश्व साहित्य की अमूल्य निधि है। इसके अनुवाद विभिन्न भाषाओं में हुए। मध्यकाल में भी अनुवाद अनुसृजन या पुनःसृजन के रूप में बड़ी संख्या में सामने आया। अंग्रेजों के आगमन के कारण अनुवाद की राजनीति का नया आयाम सामने आता है। इस समय अनुवाद का अपना एक उपनिवेशवादी एजेंडा था। अनुवाद की दृष्टि से स्वतंत्रता प्राप्ति का बिंदु महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्वतंत्रोत्तरकालीन अनुवाद का इतिहास मुख्यतः उपनिवेशीकरण डीकोलोनाइजेशन का इतिहास रहा है। पैराग्राफ चेंज। भारतीय भाषाओं में अनुवाद करते समय अनुवाद प्रक्रिया के विषय में अनेक अनुवादकों ने विचार किया है। यद्यपि कुछ ने महत्वपूर्ण अनुवाद किए हैं, पर अनुवाद के संदर्भ में अपना मत नहीं व्यक्त किया है। इनमें प्रमुख है रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु आदि। जिन अनुवादकों ने अनुवाद के साथ अनुवाद पर अपने विचार भी व्यक्त किए हैं,
जो अत्यंत महत्वपूर्ण भी है, उनमें दिलीप चित्रे, हरिवंश राय बच्चन, रघुवीर सहाय, रंगेय राघव, जबकि अनुवाद के संदर्भ में सुविस्तृत विवेचन A.K. रामानुजन, गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक, तेजस्विनी निरंजना, हरीश त्रिवेदी, होमी भाभा, गणेश देवी, सुजीत मुखर्जी आदि ने किया है। तो अब एक हेडिंग डालेंगे, A.K. रामानुजन का अनुवाद सिद्धांत, उसके नीचे लिखेंगे A.K. रामानुजन स्वतंत्रोत्तर भारतीय साहित्य के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। अनुवाद के संदर्भ में रामानुजन की स्पष्ट धारणा है कि वह मूल पाठ के भाव की रक्षा करे, उसकी दोहरी जिम्मेदारी होती है। एक और रामानुजन अनुवादक की मूल पाठ के प्रति निष्ठा का प्रश्न उठाते हैं, वहीं दूसरी ओर वे अनुवादक के मुखर व्यक्तित्व की बात भी करते हैं। उसके आगे एक और हेडिंग दीजिए, सुजीत मुखर्जी का अनुवाद सिद्धांत। सुजीत मुखर्जी भारतीय अनुवाद अध्ययन के आधुनिक परिप्रेक्ष्य को महत्वपूर्ण दिशा देने में अपने विशिष्ट योगदान के लिए जाने जाते हैं। वे अनुवाद को नवलेखन के रूप में प्रस्तावित करने तथा अनुवाद को खोज मानते और उसके प्रति लाभ या समुत्थान यानी रिकवरी की संज्ञा से अभिहित करते हैं। सुजीत मुखर्जी अनुवादक को इतनी छूट देते हैं कि वह दूसरी भाषा में मूल के कथन को व्यक्त या पुनर्कथन करे, किंतु उसे अपनी व्याख्या करने का अधिकार उस तरह नहीं है जिस प्रकार भाष्यकार को होता है। अगला हेडिंग दीजिए, गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक का अनुवाद सिद्धांत। गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक तुलनात्मक साहित्य, आलोचना, अनुवाद अध्ययन के क्षेत्र में अपने उल्लेखनीय योगदान के लिए तो जानी ही जाती है, एक अनुवादक के रूप में उनका योगदान भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनके अध्ययन क्षेत्र में स्त्री एवं दलित विमर्श, अनुवाद की राजनीति, उत्तर आधुनिकता आदि शामिल है। अनुवाद के संदर्भ में जहां वे पाठ के प्रति निष्ठा की बात का समर्थन करती है, वहीं दूसरी ओर उसमें अंतर्निहित अर्थ संभावनाओं को इतिहास, स्त्री एवं दलित दृष्टि के परिप्रेक्ष्य में उजागर करना वे अनुवादक का कार्य मानती है। अगला हेडिंग, हरीश त्रिवेदी का अनुवाद सिद्धांत। आधुनिक भारतीय अनुवाद चिंतन में प्रोफेसर हरीश त्रिवेदी का नाम महत्वपूर्ण है। हरीश त्रिवेदी का अध्ययन फलक, उत्तर औपनिवेशिक अनुवाद, अनुवाद की वर्तमान प्रकृति और स्थिति, सांस्कृतिक अनुवाद तथा संस्कृति का अनुवाद, तुलनात्मक साहित्य तथा अनुवाद के बदलते रिश्ते आदि तक विस्तृत है। अनुवाद को उपनिवेशीकरण के एक उपकरण के रूप में किस प्रकार उपयोग में लाया जा सकता है, इसका प्रबल समर्थन रणनीति यानी अनुवाद की रणनीति एवं फलितार्थ दोनों ही स्तरों पर हरीश त्रिवेदी के यहाँ मौजूद है। अगला हेडिंग दीजिए, तेजस्विनी निरंजना का अनुवाद सिद्धांत। समकालीन भारतीय अनुवाद चिंतन में तेजस्विनी निरंजना का उल्लेख अपरिहार्य है। वे अनुवाद को भाषिक कार्य से बहुत आगे ले जाकर एक व्यापक राजनीतिक सांस्कृतिक कार्य के रूप में परिभाषित करती हैं। स्वतंत्रोत्तर भारतीय चेतना के आलोक में अनुवाद को एक परिप्रेक्ष्य प्रदान करते हुए वे अनुवाद की राजनीति और औपनिवेशिक शासनकाल में अंग्रेजी के विकास तथा अंग्रेजी शासनकाल में पाश्चात्य विचार और अनुवादकों द्वारा किए और कराए गए अनुवाद कार्यों का सम्यक विवेचन, विश्लेषण तथा जनता, जातियों और भाषाओं के बीच अनुवाद को अवस्थित मानने के महत्व को रेखांकित करती हैं। लास्ट पैराग्राफ कैसे लिखेंगे, आधुनिक भारतीय अनुवाद चिंतन एवं अनुवाद का क्षेत्र अत्यंत व्यापक और समृद्ध है, जिसमें गणेश देवी, के अयप्पा पानिक्कर, डॉक्टर नगेंद्र, दिलीप चित्रे, उमाशंकर जोशी, भीष्म साहनी, 20वीं शताब्दी के आरंभ में रामचंद्र शुक्ल, हरिवंश राय बच्चन, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद आदि लेखकों, विचारकों, अनुवादकों के सैद्धांतिक मत भी उल्लेखनीय है। इस तरह से हम लोग 7वें प्रश्न को खत्म कर दिया। अब 8वें प्रश्न पे आते हैं। 8वां प्रश्न क्या है, उत्तर आधुनिक पाश्चात्य अनुवाद सिद्धांतों की विशेषताओं का आकलन कीजिए। तो इसको कैसे शुरू करेंगे, यद्यपि अनुवाद की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है, परंतु इसका स्वरूप युगनारूप परिवर्तित होता चला गया। जहां आधुनिक युग में इसे व्यवसाय तथा स्वतंत्र विधा के रूप में स्थापित किया गया, वहीं इसे भाषिक, भाषा वैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में भी निरंतर देखने का प्रयास हुआ। उत्तर आधुनिक युग में ज्ञान के स्वरूप में परिवर्तन हुआ। महाख्यानों का निषेध, यथार्थ का अस्वीकार, संदेह दृष्टि, विकेंद्रीकरण, विसंरचना तथा मृत्यु की घोषणाओं द्वारा विभिन्न बहुआयामी दृष्टियां प्रस्तुत हुई। उत्तर आधुनिक युग में नवीन सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक अवस्थाएं विद्यमान हैं, जिनमें से विभिन्न बौद्धिक अभिवृत्तियां उत्पन्न हुई हैं। इस संदर्भ में अनुवाद में सृजनात्मक विजन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अनुवाद सामाजिक उत्तरदायित्व का प्रश्न उठाता है एवं एक संपूर्ण संस्कृति को भी सामने लाता है। उत्तर आधुनिकता में पेरोडी का विशेष महत्व है।
पेरोडी अंतरपाठीयता का व्यंग्यात्मक रूप है जिससे इतिहास को उलट पुलट किया जाता है। इतिहास में पेरोडी का प्रयोग करने से साहित्य में व्यंग्यात्मकता आती है। यह दोहरा अस्त्र है। यह आधुनिकतावादी जकड़बंदी को बाहर भीतर दोनों तरफ से तोड़ता है। इस क्रम में पेरोडी अपने भीतर के अंतर विरोधों को भी उजागर करती है। पेस्टिच उत्तर आधुनिक कला के क्षेत्र में एक नई विधा है। जेमसन ने इसे अतीत की तमाम शैलियों का भक्षण कहा है। अगले पैराग्राफ में संप्रेषण सिद्धांतों की परंपरा के संदर्भ में हेबरमास द्वारा रचित आदर्श भाषण की परिस्थिति का सिद्धांत महत्वपूर्ण है। आदर्श वक्तृता के लिए हेबरमास ने 4 तत्वों को महत्वपूर्ण माना है। पहला क्या है? हिंसा रहित माहौल। दूसरा, जनता तथा निजी जीवन की भाषा कला में अंतर। तीसरा, परंपरागत प्रतीकों तथा बहस के तरीकों से उत्पन्न समस्याएं। चौथा, भाषण की समाज सुविधाओं पर बल। हेबरमास के संप्रेषण क्षमता के सिद्धांत का आंतरिक अर्थ है भाषाई क्षमता। नेक्स्ट पैराग्राफ में दलित साहित्य को जानने के लिए यह पहली शर्त है कि दलित समाज को जाने, उसके अंतर विरोधों और चुनौतियों को जाने तथा उनको किस प्रकार प्राप्त किया जाए, इसका वैज्ञानिक नजरिया विकसित किया जाए। दलित साहित्य में 2 विरोधी प्रवृत्तियां दिखाई पड़ती हैं। पहली, उपनिवेशक की संस्कृति तथा विचारधारा से सहमति का भाव, और दूसरा, उसके विरुद्ध विद्रोह का भाव। दलित साहित्य आंतरिक प्रेरणा के उत्पन्न होने के बजाय श्रमजन्य पसीने से कमाया हुआ है, इसलिए इससे उत्प्रेरित धारणाएं ऐन्द्रिक स्तर की हैं और वे स्पष्ट बिंब बनाते हैं। इसमें वर्जित शब्दों, संकेतों एवं प्रतीकों का प्राचुर्य है। यह केंद्र प्रमुख प्रवृत्तियां यहाँ प्रमुखता से मिलती है। यह विभिन्नता व वैविध्य का साहित्य है। अगले में चलेंगे। उत्तर आधुनिक काल में टेलीविजन प्रसारण के उपकरण के बजाय अभिव्यक्ति के उपकरण के रूप में प्रस्तुत होता है। यह एक ऐसी अभिव्यक्ति शैली को जन्म देता है जो फोटोजेनिक के बजाय टेलीजेनिक होती है। टेलीविजन में कथ्य व फार्म दोनों है। इसका कथ्य संस्कृति और विचारधारा को व्यक्त करता है, जबकि फार्म अर्थ को व्यक्त करता है। टेलीविजन का केंद्रीय तत्व है विचारधारा एवं आत्मगतता की अनुकरणात्मक प्रस्तुति। इसमें यथार्थ का सृजन नहीं अपितु निर्मिति की जाती है। अगले पैराग्राफ में चलेंगे। जीन बौद्रिलार्ड उत्तर आधुनिक सिद्धांतों में मार्क्सवाद और चिन्ह शास्त्र के समन्वय की बात करते हैं। उनका कहना है कि आधुनिक समाज में आने से पहले समाज में प्रतीकों की श्रृंखला होती है और उसी के माध्यम से विनिमय हुआ करता है। प्रतीकात्मक समाज की विशेषता है कि चिन्हों के विनिमय के इर्द गिर्द इकट्ठा किया जाता है, जैसे उपहार देना, उत्सव या मेले का आयोजन। आज यदि विज्ञापन की प्रकृति का अध्ययन किया जाए तो पौराणिक मिथकों या चिन्हों का प्रयोग लगातार बढ़ रहा है। यथार्थ का स्थान इमेज व प्रतीकों ने ले लिया है। एडोर्नो और होर्खीमियर ने संस्कृति को पैराडॉक्सिकल कमोडिटी कहा, जहां शब्द ट्रेडमार्क हो जाते हैं। अगले पैराग्राफ में रोलाम्बर्ट के अनुसार पाठ सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं है, वह बहुआयामी स्पेस में वैविध्यपूर्ण लेखन में व्यक्त होता है। पाठ के साथ पाठक की भूमिका होती है। पाठक रचनात्मक साझीदार है जो अर्थ के रोमांच में जीता है। लेखक भाषिक संरचना के द्वारा अपने वैचारिक पूर्वाग्रहों या अभिप्रायों को कितना ही छिपाने का प्रयास करे, विखंडन के द्वारा वे प्रकट हो ही जाते हैं। कोई भी साहित्यिक कृति अन्य पाठों की तरह एक पाठ है जिसके अनेक उप पाठ हैं। इन अनेक उप पाठों की अनंत अर्थ ध्वनियां हैं। अगले पैराग्राफ में स्त्रियों की कृतियों को पढ़ते समय भिन्न तरह की भाषिक संरचना व पठन शैली की जरूरत होती है। स्त्रीवादी पठन सैद्धांतिकी दृष्टि से पाठ मात्र अर्थ तक सीमित नहीं, संवाद भी है। इस संवाद से ही अर्थ पैदा होता है। पाठ का अध्ययन करते हुए भाषा संबंधी ज्ञान का स्तर, परिवेश, मूल्य, विश्वास तथा मान्यताएं सभी का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पाठ की व्याख्या से इनका गहरा संबंध है। इस तरह 8वां प्रश्न आपका समाप्त हुआ। अब चलते हैं 9वें प्रश्न पे। 9वां प्रश्न क्या है आपका? अनुवाद में संस्कृति की केंद्रीयता पर प्रकाश डालिए। इसका उत्तर हम लोग ऐसे शुरू करेंगे। अनुवाद और संस्कृति का संबंध बहुत पुराना है। यूं कहें कि संस्कृति के ज्ञान के बिना अनुवाद संभव नहीं तो अतिशयोक्ति न होगी। अनुवाद संप्रेषण का माध्यम है, जिसके माध्यम से किसी समाज की संस्कृति अथवा साहित्य किसी नई संस्कृति अथवा समाज से जुड़ पाती है। इस प्रकार अनुवाद संस्कृतियों के संप्रेषण का कार्य करता है। पिछले कुछ दशकों में जहां सांस्कृतिक अध्ययन की ओर रुझान बढ़ा है, वहीं अनुवाद अध्ययन में भी एक सांस्कृतिक मोड़ आया है। सांस्कृतिक मोड़ अर्थात अनुवाद प्रक्रिया में अनुवाद कैसे के स्थान पर अनुवाद क्यों की ओर चिंतकों का ध्यान आकर्षित हुआ है।
अब चिंतकों के चिंतन की सुई अनुवाद करने की प्रक्रिया से आगे बढ़कर अनुवाद आखिर क्यों किया जाता है पर खिसक गई है। सुसन बेसनेट और एंड्रे लेफेवेयर को सांस्कृतिक मोड़ के प्रवर्तक के रूप में माना जाता है, जिन्होंने अपनी पुस्तक कंस्ट्रक्टिंग कल्चर्स में यह स्पष्ट किया है कि अनुवाद वस्तुतः एक साहित्यिक क्रिया है। उन्होंने अनुवाद प्रक्रिया में संस्कृतियों एवं परंपराओं को महत्व दिया। अनुवाद अध्ययन में आए इस सांस्कृतिक मोड़ ने अनुवाद की नई सैद्धांतिकी को जन्म दिया। जब कहा गया कि अनुवाद केवल भाषिक प्रक्रिया नहीं है, अनुवाद की प्रक्रिया में केवल भाषा या प्रतीकों का अनुवाद नहीं होता, अपितु संस्कृतियों का भी अनुवाद होता है। सूजन बेसनेट और एंड्रे लेफेवेयर ने अपनी संपादित पुस्तक ट्रांसलेशन हिस्ट्री एंड कल्चर से इस सांस्कृतिक मोड़ की ओर संकेत दिया, जहां उन्होंने स्पष्ट किया कि अनुवाद केवल भाषिक व्यापार तथा मूल पाठ और अनुदित पाठ के बीच समतुल्यों की तलाश से कहीं आगे दो संस्कृतियों के बीच संवाद का माध्यम है, और यह संवाद बराबरी के स्तर पर नहीं है। लेफेवेयर ने इसी क्रम में आगे विचार करते हुए अनुवाद को पुनः सृजन भी कहा और उसके चारों ओर फैले वैचारिक तनाव की बात की। अगले पैराग्राफ में इस प्रकार अनुवाद में संस्कृति के प्रवेश तथा केंद्रीयता ने अनुवाद को केवल भाषिक व्यापार से निकालकर उसके दायरे का विकास किया और यह सिद्ध किया कि अनुवाद की केंद्रीय इकाई भाषा नहीं, संस्कृति है। संस्कृति के केंद्रीकरण के क्रम में अनुवाद की राजनीति के माध्यम से विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक सत्ता विमर्श, औपनिवेशिकता के प्रभाव तथा अस्मितावादी मुद्दों पर बात होने लगी। पैराग्राफ चेंज। विश्व भर में सांस्कृतिक अध्ययन की शुरुआत और इसके परिणाम स्वरूप अनुवाद अध्ययन में आए सांस्कृतिक मोड़ ने संस्कृति के कई अन्य आयामों को अनुवाद के प्रकाश में देखने का प्रयास किया। सुसन बेसनेट अपनी पुस्तक ट्रांसलेशन स्टडीज में लिखती हैं, सेंट्रल टू मेनी थ्योरीज ऑफ ट्रांसलेशन आर्टिकुलेटेड बाय नॉन यूरोपियन राइटर्स आर थ्री रिकरिंग स्ट्रेटेजिम्स, a redefinition of the terminology of faithfulness and equivalence, the importance of highlighting the visibility of the translator, and a shift of emphasis that views translation as an act of creative writing. सुसन बेसनेट ऊपर चर्चित जिन तीन बिंदुओं की ओर संकेत करती हैं, वे अनुवाद में आए सांस्कृतिक मोड़ का ही परिणाम है। अनुवाद में सांस्कृतिक मोड़ के प्रवेश, अस्मितावादी विमर्शों की शुरुआत, उत्तर औपनिवेशिक विमर्श, उत्तर आधुनिक चिंतन का कालखंड एक ही है। सांस्कृतिक मोड़ के संदर्भ में परवर्ती चिंतन के रूप में निम्नलिखित आयामों को देखा जा सकता है। पुनर्लेखन के रूप में अनुवाद, जेंडर और अनुवाद, उत्तर औपनिवेशिक अनुवाद सिद्धांत या अनुवाद और सत्ता विमर्श, अस्मितावादी साहित्य और अनुवाद या सबाल्टर्न साहित्य का अनुवाद, और अनुवादक की दृश्यता इत्यादि। तो ऐसा करते हुए हम लोग 9वां प्रश्न खत्म करेंगे। अब चलते हैं 10वें प्रश्न पे। 10वां प्रश्न आपका क्या है? निम्नलिखित विषयों पर लगभग 250 शब्दों में टिप्पणी लिखिए। उसका पहला है टिप्पणी उत्तर औपनिवेशिक अनुवाद सिद्धांत। तो इसको देखिए कैसे लिखेंगे। उत्तर औपनिवेशिकता से तात्पर्य है उपनिवेश रह चुके विभिन्न देशों एवं समाजों पर औपनिवेशिकता के प्रभावों और उससे मुक्त होने के उपायों का अध्ययन। उत्तर औपनिवेशिकता की कुछ प्रमुख प्रवृत्तियां हैं: यूरोप केंद्रीयता का विरोध, अन्य की अवधारणा, सांस्कृतिक वर्चस्ववाद पर प्रश्न, इतिहास का पुनर्लेखन, विखंडनवाद, स्थानीय संस्कृति तथा विशेषताओं के प्रति मोह, हाशिए के समाज के प्रति संवेदनशीलता आदि। पैराग्राफ चेंज। उत्तर औपनिवेशिक युग में अनुवाद कर्म पर पुनः विचार हुआ। अनुवाद में आए सांस्कृतिक मोड़ ने इसे एक नई दिशा दी, जिसने चिंतन को एक नई दृष्टि प्रदान की। अनुवाद के उत्तर औपनिवेशिक चिंतन में चिंतकों ने अनुवाद के प्रति अपनाए गए उपेक्षापूर्ण व्यवहार का खुलकर विरोध किया और अनुवाद व अनुवादक को मूल रचना और रचनाकार के समान महत्वपूर्ण माना। उदाहरण स्वरूप विलियम जोन्स ने 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत की कालजयी रचना अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किया, जिसके मूल रचनाकार है संस्कृत कवि कालिदास। इस अनुवाद के माध्यम से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि अनुवाद एक तटस्थ क्रिया नहीं है, अपितु उसकी भी अपनी एक राजनीति होती है। यूरोपीय देशों ने जिस प्रकार पूर्व की अवहेलना की, इसका यह एक बेहतर उदाहरण हो सकता है। विलियम जोन्स ने अनुवाद करते समय उन अंशों को काट दिया जो यूरोप के सौंदर्य शास्त्र से मेल नहीं खाता था। स्पष्ट है कि अनुवादक की इच्छा यहाँ मूल संस्कृति का अनुवाद करना नहीं, अपितु संस्कृति विशेष की विशिष्टता को धूमिल करना था। इसके बाद पैराग्राफ चेंज। अनुवाद के उत्तर औपनिवेशिक चिंतकों ने
इस मुद्दे को गंभीरता से लिया और अनुवाद चिंतन पर फैले औपनिवेशिक प्रभाव पर पुनः विचार किया। स्पष्ट है कि अनुवाद का उत्तर औपनिवेशिक दृष्टिकोण अनुदित पाठ को अधिक विस्तृत और स्वायत्त दृष्टिकोण से देखने का पक्षधर है, जहां वह पाठ को संरचनावादी ढांचे से निकालकर मुक्त करता है और अनुदित पाठ को मूल पाठ के समानांतर रखने की वकालत करता है। अनुवाद का यह उत्तर संरचनावादी दृष्टिकोण यहाँ इस संदर्भ में अधिक उदार तथा लोकतांत्रिक प्रतीत होता है। ठीक है, इस तरह से आप एक टिप्पणी आपका खत्म हो गया। दूसरा टिप्पणी है कनाडाई अनुवाद परंपरा। इसको कैसे शुरू करेंगे? कनाडा में साहित्यिक अनुवाद 19वीं सदी के मध्य से होता रहा है और सन 1960 के दशक तक हमें कई छिटपुट अनुदित कृतियां दिखती हैं। सन 1972 से इसमें कुछ तेजी आई जब राष्ट्रीय सरकार ने कनाडा काउंसिल के माध्यम से साहित्यिक अनुवाद के लिए अनुदान देना शुरू किया। शुरू में साहित्यिक अनुवाद देश के अंग्रेजी भाषी और फ्रांसीसी भाषी लोगों को जोड़ने की एक कड़ी था। इसका एक विशिष्ट उदाहरण फिलिप और ऑबर द गास्पे की कृति द कैनेडियंस ऑफ ओल्ड का सन 1890 में जीडी रॉबर्ट्स द्वारा किया अनुवाद है। पैराग्राफ चेंज। अस्मिता की राजनीति के कारण केबेक में अंग्रेजी के पुराने महान ग्रंथों के नए प्रकार के फ्रांसीसी अनुवाद सामने आए, जिसने वहां की नाट्य परंपरा को नए आयाम दिए। बाद में प्रयोगधर्मी या प्रयोगवादी स्त्री लेखन ने अनुवाद की प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन कर दिए। स्त्रीवादी लेखन कनाडाई अनुवाद परंपरा के सर्वाधिक विशिष्ट पक्ष के रूप में उभर कर आया। स्त्रीवादी अनुवादों ने पाद टिप्पणियों, आमुखों, नए शब्दों के गठन और भाषा के परिवर्तनों के माध्यम से भाषा एवं समाज में स्त्रियों की उपस्थिति को स्पष्ट रूप से दिखाने का प्रयास किया। इस क्षेत्र में काम करने वाली दो प्रमुख विदुषियां हैं, सुजान द लोथबिनियर हार्वुड और शेरी सिमोन। लोथबिनियर सक्रिय अनुवादिका हैं जो लैंगिक भेदभाव का विरोध करती हैं और अनुवाद की अपनी प्रक्रिया में स्त्रीवादी एजेंडा को सामने रखती हैं। शेरी सिमोन अनुवाद अध्ययन की प्रमुख विदुषी हैं जो लैंगिकता और अनुवाद से जुड़े प्रश्नों के अलावा इसका भी अध्ययन करती हैं कि कैसे ये विषय मॉन्ट्रियल शहर और पूरे देश में देखे जाते हैं। पैराग्राफ चेंज। वर्तमान समय में कनाडा में अनुवाद लगभग भारत की तरह देश के अंदर होने वाली प्रक्रिया है। सरकार की द्विभाषी नीति यह सुनिश्चित करती है कि अंग्रेजी से फ्रांसीसी में सभी सरकारी कागज अनुदित हो और कनाडाई फ्रांसीसी रचनाएं अंग्रेजी में अनुदित हो। इस तरह से दूसरी टिप्पणी भी हमारा फिनिश हो गया। तो हमने पूरा जो MTT 051 का जुलाई 2024 सत्र का जो असाइनमेंट के क्वेश्चन है उसको हमने कंप्लीट कर लिया। तो आप भी जैसा कि मैंने बताया इसका फॉर्मेट कैसे आपको अनुवाद करना है उसको ध्यान में रखते हुए आप भी इसके असाइनमेंट लिख लें और जो भी मैंने इसमें आपको बताया उसकी सहायता लेते हुए आप अपना पहला असाइनमेंट कंप्लीट कर लीजिए। दूसरा असाइनमेंट मैं आपका एक वीक के बाद लेके आऊंगा MTT 052, तब तक आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। अगर PGDT कोर्स अगर आप करना चाहते हैं चैप्टर वाइज क्लासेस तो उसका भी प्लेलिस्ट मेरे YouTube चैनल पे उपलब्ध है, तो उसमें जाके आप देख सकते हैं। और अगर मेरा वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि नए अपलोड का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद।